अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 14 अप्रैल 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो कोरोना के नए केसेस आए उनकी तादाद है 4681, 4681। और बदकिस्मती से जो लोग अपनी जान से गए हैं कोरोना के हाथों वो है 135, 135, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और समझ में आती है कि ये जो डेथ रेट ज़्यादा क्यों है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से आप कह सकते हैं कि जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं बहुत दफ़ा आप दोस्तों से एक बात करता हूं कि हम इस बीमारी को तकसीम कर सकते हैं दो हफ्ते करके 3 सेगमेंट्स में। यानी पहले वो 2 हफ्ते होते हैं कि जब किसी भी शख्स को कोरोना का सामना होता है या कोरोना का वायरस उसके अंदर जाता है तो उसको अलामात आना शुरू होती हैं। उनमें से 50% को पहले हफ्ते में आ जाती हैं और 100% को जिनको अलामात आनी होती हैं उनको आ जाती हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर। उससे जो अगले 2 हफ्ते होते हैं तो उन अलामात के साथ इलाज शुरू किया जाता है। जाहिर है इसका मेनली सबको पता है कि इलाज जो है वो घर में रह के और अपने आप को आइसोलेट करके और सिम्टोमेटिकली जो हम पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, पानी देते हैं, लोगों को कहते हैं कि वो पिएं और विटामिन डी लें, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट अब रोल आ रहा है सामने इम्यूनिटी के साथ। तो इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि अपना विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। उसके बाद हम जिंक की टैबलेट दे देते हैं और किन्हीं जो वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं उनको हम कहते हैं कि अगर आप एंटीबॉडीज़ का कहीं से अरेंज करवा सकते हैं, जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, तो वो लगवा लें। अपने डॉक्टर से मशवरा करके रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवा लें। और खुदा न खास्ता अगर कोई सांस की खराबी होती है तो अगर घर में लगवानी है ऑक्सीजन और कहीं हॉस्पिटल में नहीं दाखिल हो सकते तो वहां पे लगवाएं, वरना हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि इस दौरान आपने पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन को मेजर करते रहना होता है। तो ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर फैसला हो जाता है कि या आप बेहतर हो जाते हैं या आपकी हालत खराब होती है और आप हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब अगले जो 2 हफ्ते हैं, यानी जो लास्ट 2 वीक्स का कहते हैं कि जब कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, जो तकरीबन कह लें कि 20% या 15% लोग हैं जो हॉस्पिटल जिनको जाना पड़ता है, और उनमें से 5 से 10% इन अगले आखिरी 2 हफ्तों में या खुदा ना खास्ता खराब होकर वेंटिलेटर पे चले जाएंगे या ठीक होकर घर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये जो कोरोना की बीमारी है इसको 2 हफ्ते करके 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं। अभी पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से आपको पता है कि पाकिस्तान में मुसलसल 4000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और अब यही जो केसेस हैं, क्योंकि फिर इनमें से जो लोग रिकवर नहीं हुए और खराबी की तरफ गए तो वो जो है वो खुदा न खास्ता उनकी अमवात हो रही है। अगर कोई शख्स है, मेल है, उसकी उम्र ज्यादा है, उसको और भी मसले हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, गुर्दों का मसला, कोई और भी प्रॉब्लम है, सांस की दायमी मर्ज या फिर कैंसर है, और फिर जब उसके टेस्ट होते हैं तो उसका CRP बड़ा हुआ होता है, उसके जो एक्सरेज हैं उन पे खराबी ज्यादा है, उसके गुर्दों के जो यूरिया क्रेटिनिन है वो खराब हैं, उसके डी डाइमर्स की खराबी है। यानी इन रिस्क फैक्टर को अगर आप ऐड करते जाएं तो चांसेस यही होते हैं कि आगे खराबी पैदा हो सकती है। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से आप दोस्तों को अब देख रहे हैं आपके यानी डेथ रेट ज्यादा है। तो ये तो थी आज की अपडेट। और इसके अलावा जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन जिसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का पिछले दिनों इजाज़त मिली है कि क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इसका इस्तेमाल ज़रूरी है जानें बचाने के लिए, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो वो है साइनोवैक कंपनी है चाइना की, और कोरोनावैक जो है वो इसकी वैक्सीन है। अब ये वो वैक्सीन है जो बहुत अरसे से चाइना में खुद इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसको लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों फैली रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। और जो चाइना की अपनी CDC है उसका जो उसको हेड करता है बंदा, उसका एक बयान बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि जी हमारी जो चाइनीज वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगरचे उस बंदे ने कहा है कि मेरे बयान को गलत पढ़ा गया है, मिसअंडरस्टैंड किया गया है, और वो उसका ये मतलब हरगिज नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कन्फ्यूजन है क्या, और ये जो साइनोवैक की वैक्सीन है कोरोनावैक, इसका क्या इशू है, क्योंकि ये पाकिस्तान में किसी भी वक्त इस्तेमाल के लिए आ सकती है। ये इनएक्टिवेटेड है, लेकिन इसका मैं बाद में बात करता हूँ। बुनियादी तौर पे इसके जो ट्रायल हो रहे थे तो वो 3 मुल्कों में ज्यादा हो रहे थे। उनमें एक था ब्राजील, एक था टर्की और एक था इंडोनेशिया।
और पहले जो अक्सर लोग कहते थे कि अगर फेज 3 के ट्रायल होते हैं तो फिर ये चाइना अपने मुल्क में क्यों नहीं करता। दोस्तों उसकी वजह ये थी कि जब चाइना इस स्टेज पे पहुंचा कि उसकी जो वैक्सीन है उनके फेज 3 के ट्रायल की नौबत आई, तो उनके अपने मुल्क में लॉकडाउन की वजह से, SOPs को फॉलो करने की वजह से और बाकी जो भी उनके कुछ चीजें जो वो नहीं बताते उनकी वजह से वहां पे केसेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुके थे। कोई भी ऐसा मुआशरा जहां पे किसी बीमारी के केसेस बहुत कम हो, नए केसेस कम हो, वहां पे आप फेज 3 का ट्रायल नहीं चला सकते। तो इसलिए इन्होंने चलाए ब्राजील में, टर्की में और इंडोनेशिया में। ये मैं बात कर रहा हूं कोरोना वैक्सीन जो कि साइनोवैक कंपनी ने बनाई है। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड का क्या मतलब होता है कि वायरस को लेते हैं, चाइना ने क्या किया कि उसने मुख्तलिफ मुल्कों में जो वायरस की स्ट्रेन्स थी उनको देखा और उनमें से जो सबसे ज्यादा उनको लग रहा था कि ये उस वक्त फैल रही है, तो उसको सिलेक्ट करके तो उसको ग्रो किया, यानी कि कल्चर में ग्रो कैसे किया कि जो मंकी होता है उसका जो किडनी का सेल है उसके अंदर उसको पहले ग्रो किया और उसको फिर एक बीटा प्रोपियोलैक्टोन होता है तो उसके जरिए इसको केमिकली इनएक्टिव कर दिया। केमिकली इनएक्टिव करने का क्या मतलब है कि स्पाइक प्रोटीन को रहने दिया गया और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी RNA उसको बीटा प्रोपियोलैक्टोन के जरिए इनएक्टिव कर दिया गया ताकि वो इंसानों में जाके तकसीम दर तकसीम ना हो और आगे जाके ये इन्फेक्शन ना फैलाए और नमूनिया ना करे। तो ये सब मसला यानी कि इसका पर्पस था। अब जब ये इनएक्टिव हो गया तो उसके बाद इसको एक वैक्सीन की शक्ल दी गई। और दोस्तों जहन में रखें, पोलियो की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, ये सारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं। इनका मकसद ये होता है कि ताकि जिस शख्स को लगाई जाए उनमें जाके ये नुकसान ना करे, कोई साइड इफेक्ट्स ना इनके आए। ये आमतौर पे इनकी तासीर या इफेक्टिवनेस कम होती है लेकिन उसको बढ़ाने के लिए एडिजुवेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वैक्सीन के अंदर, जैसे एल्यूमिनियम है। एडिजुवेंट ये होता है कि वो जब वैक्सीन के साथ लगाया जाता है तो वो इम्यून सिस्टम को बढ़ोतरी देता है उसको, ताकि वो एक्ट करे इस जो वायरस के पार्टिकल हैं जो इनएक्टिव की शक्ल में दिए गए हैं उनके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाए। क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड होता है तो इसकी इफेक्टिवनेस तो कम होती है लेकिन फिर बूस्टर दिए जाते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए बुजुर्गों के लिए बड़ी कारआमद होती हैं इस तरह की वैक्सीन। और क्योंकि जो प्रॉपरली तैयार हुई वैक्सीन है, चाहे वो साइनोवैक है जो यानी कोरोना वैक है साइनोवैक कंपनी की, या साइनोफॉर्म है, ये भी इनएक्टिवेटेड है क्योंकि वायरस इनमें किल किया होता है, मारा होता है, न्यूट्रलाइज किया होता है जो प्रॉपरली बनी हुई वैक्सीन होती हैं। तो इसलिए ये लोगों में जाके इन्फेक्शन नहीं कर सकती, ये इन्फेक्शियस नहीं होती क्योंकि ये रेप्लिकेट ही नहीं हो सकती। इनका RNA को वो किया होता है, उसको इनएक्टिव बनाया होता है बीटा प्रोपियोलैक्टोन के जरिए से। तो ये पूरी इसकी साख्त है बुनियादी तौर पे। रेफ्रिजरेटर का आम टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है। और अब दोस्तों होता है इस तरह के फिर ये 3 ममालिक जो है ना, ब्राजील, टर्की और इंडोनेशिया, यहां पे इसके ट्रायल्स हुए। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। टर्की में इसकी जो एफिकेसी थी, इफेक्टिवनेस थी, वो थी 90%, इंडोनेशिया में थी 63%, लेकिन ब्राजील में थी 50.4%। क्योंकि ये दोस्तों ये वही टाइम है जब ब्राजील में P1 और P2 ब्राजील की स्ट्रेन आ चुकी थी। और दूसरी कमाल की जो बात है कि जो इसकी ये वो लोग जिनको अलामात आती हैं उनके अंदर इसकी इफेक्टिवनेस है 50.4%, लेकिन 100% इसने बचाया डेथ से और हॉस्पिटलाइजेशन से, और 80% के करीब वो इसकी एफिकेसी बनती है जो सीवियर डिजीज के खिलाफ। यानी ट्रायल्स में आज तक जो कोरोना वैक्सीन है उसके ट्रायल में ये नहीं हुआ ब्राजील में भी कि किसी को लगी हो और उसकी डेथ हो गई हो उसको जब कोरोना हुआ हो, इतनी सीवियरिटी नहीं होने देती। तो ये आप ज़हन में रखें कि इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में उसकी एफिकेसी भी सिर्फ 40 से 50% होती है, और उस 40 से 50% के बावजूद लोगों को लगती है और बूस्टर भी लगते हैं और लोगों की जानें बचती हैं क्योंकि वो बहुत सख्त होने वाले इन्फ्लुएंजा से इंसानों को बचाती है। तो यहां पे क्या हुआ कि लोगों ने टर्की में जो ट्रायल थे उसकी एफिकेसी 90% थी, उसको लिफ्ट नहीं करवाई। लोगों ने जो इंडोनेशिया में 63.4% जो इसकी एफिकेसी थी उसको नहीं तवज्जो दी, लेकिन जो ब्राजील में इसकी एफिकेसी थी 50.4%, जहां पे उस वक्त ब्राजील की स्ट्रेन भी थी, तो उसके पीछे सारे पड़ गए। और ये भी लोगों को नहीं बताते कि 100% ये जो कोरोना वैक्सीन है ये सख्त बीमारी से बचाती है। तो
इसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो जो चाइना की सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके सरबराह से कोई सवाल हुआ तो उसने एक जनरल कोई कमेंट किया कि कुछ जो वैक्सीन हैं उनकी एफिकेसी कम है बनिस्बत मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है इस वक्त वैक्सीन के को लेके। लेकिन इस बात को इतना ज्यादा इसको बढ़ाया गया, इसको मुख्तलिफ जो मीडिया के सर्कल्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनली, इसको इतना ज्यादा एक एंटी चाइनीज जो कैंपेन वाले लोग होते हैं उन्होंने इतना बढ़ोतरी दी कि वो लोग या वो ममालिक जहां पे चाइना की वैक्सीन है वो घबरा गए। तो दोस्तों ये जो साइनोवैक कंपनी की वैक्सीन है कोरोना वैक, तो इसकी एफिकेसी भी 100% है लोगों की जान बचाने में, और सिम्टोमेटिक के लिए 50.4 है, और स्वेयर डिजीज के खिलाफ तकरीबन 80% है। ये है ब्राजील की मैं बात कर रहा हूं। टर्की में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 90% है, इंडोनेशिया में 63.45% है। तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के तौर पे ये बड़ी अहम वैक्सीन है। और अभी जो हमारे सामने ये एडिनो वायरस वैक्सीन हैं जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है और एस्ट्राजेनेका है, उसकी जो क्लॉटिंग का इशू सामने आ रहा है, अगर हम इस चीज को देखें तो मुझे ये लगता है कि मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन जिसमें फाइजर और मॉडर्ना है, और इनएक्टिवेटेड वायरस वाली वैक्सीन जिसमें साइनोफॉर्म है, जिसमें कोरोना वैक है, जिसमें रशिया की एक वैक्सीन होगी वो, और इसी तरह से इंडिया की जो कोवैक्सिन है भारत बायोटेक की, तो ये वो वैक्सीन हैं जो फिलहाल सेफ समझी जाएंगी क्योंकि इनके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं उनको बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि इनका मकसद होता है कि सेफ ज्यादा हो चाहे इफेक्टिव कम हो, और जो चीज कम इफेक्टिव होगी उसके बूस्टर की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बात थी, एक अपडेट थी, सोचा आप लोगों से जरूर मैं शेयर कर लूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।